रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें प्लीज। बच्चों सबसे पहला काम, आज की रिकॉर्डिंग की हेडिंग जरा अपने पास आप लोगों ने नोट नहीं करनी है, ये कैमरा वालों के लिए। उस्मान भाई अपने पास नोट करने की जो अभी रिकॉर्डिंग आप लेके जा रहे हैं ना, ये रिकैप की है। आई होप आप में से कोई रिफ्रेशर का बच्चा नहीं होगा। मैंने बड़ा कल क्लियर कट मैसेज किया था कि भाई ये रेगुलर वालों की क्लास है। जो मैंने आपको बुध की क्लास में बोला था वही काम हो रहा है। रेगुलर वाले बच्चे जिनका प्रोसेस कॉस्टिंग चल रहा है उनका प्रोसेस कॉस्टिंग पूरा होगा अलग से क्लास के अंदर। आप जब मंडे को क्लास लेने आएंगे, रेगुलर ट्यूसडे को क्लास लेने आएंगे, तब हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूरा कर रहे होंगे, ठीक है ना। यहां से हम प्रोसेस को पूरा करके पैक कर देंगे, फिर हमारी एक क्लास हो जाएगी। तो हो सकता है जो रेगुलर के बच्चे हैं उनको थोड़ी ज्यादा क्लासेस फेस करना पड़े फॉर 1 और 2 वीक्स, क्योंकि आपका ये टॉपिक बस हमने जो है वो एक सेपरेटली पैक करना है। सर हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें देख ली हैं, जरा आप भी चेक करते जाएं। मैं एक रिकैप क्वेश्चन भी आपके सामने जो है वो दूंगा, उसको सॉल्व भी करूंगा, फिर हम इसको यहां से आज आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास अब प्रोसेस कॉस्टिंग में सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट जो है वो रह गया है। ये भाई साथ नाम है मुबशिर भाई का रजिस्टर देखने के बाद एहसास हो रहा है आपका पास एक बड़ा कॉन्सेप्ट रह गया है। आपके इंटरमीडिएट लेवल के सवाल सॉल्व हो गए हैं, अब आप एडवांस लेवल के अंदर एंट्री जो है वो मार रहे हैं, जिसमें आपके पास ओपनिंग का मसला था, वो जो जिसको आप क्लोजिंग बनाया करते थे, जिसकी माशाल्लाह आप शाकार लोगों ने एंट्रियां भी पास की थी। याद होगी आपको ये मिस्टेक, आई होप कि एग्जाम में नहीं करनी। तो जाहिलों क्लोजिंग की एंट्री नहीं होती, क्लोजिंग अगले पीरियड में ओपनिंग बन जाता है, ठीक है ना। कभी किसी से पूछा है कि सीडी बैलेंस जो होता है उसका ओपनिंग साइड कहां पे खुलता है? ओ भाई सीडी बैलेंस का ओपनिंग साइड नहीं होता, सीडी बैलेंस अगले पीरियड में ओपनिंग बैलेंस आपके पास बन जाता है। सर हमने अब तक बात कर ली है जनाब, चंद बातें नोट करते जाइएगा प्लीज, छापना नहीं है। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बेयर करता है? एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की जो कॉस्ट है वो कौन बेयर करता है? कंपनी का मतलब है कि उसकी एंट्री हम कहां पे ट्रांसफर करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। प्रोसेस अकाउंट के अंदर जो ओवरहेड्स ऐड किए जाते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो कौन से वाले होते हैं? एक्चुअल के एब्जॉर्ब? छोटी सी बात है, भूल गए होंगे, दोबारा यहां पे नोट कर रहा हूं। टी अकाउंट के अंदर, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो ओवरहेड एब्जॉर्ब किए जाते हैं और जो ओवरहेड ऐड किए जाते हैं, बेसिकली वो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होते हैं। बजटेड ओवरहेड होते हैं, एक्चुअल की बेस पे आपके पास ट्रांसफर हो रहे होते हैं, एक्चुअल ओवरहेड इसके अंदर नहीं आ रहे होते। सर इसके अलावा आपने ये भी देखा है कि हमारे पास जब इनकम्प्लीट यूनिट्स हुआ करते थे तो हम कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए एक मेथड यूज करते थे जिसको हमारी जबान में इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट बोला जाता था। याद आ रहा है? अच्छा, इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट के फॉर्मेट में आपको याद है जब आप कॉलम बिल्डअप कर रहे होते थे तो आप नॉर्मल लॉस के यूनिट्स ऐड नहीं किया करते थे। क्या रीजन था ऐड ना करने का? याद दिला देता हूं सर, अगर मैंने उस कॉलम के अंदर, ये था मेरे पास कॉलम, मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट, फिनिश गुड्स, CWIP, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। सर यहां पे ये यूनिट ऐड क्यों नहीं होते थे? क्योंकि सर हमारा आर्ग्यूमेंट ये था नॉर्मल लॉस के यूनिट्स पर कॉस्ट तो खर्च हुई है, लेकिन अगर उसको हमने यहां पर स्टेटमेंट के अंदर ऐड कर दिया तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी और बेनिफिट किसको ट्रांसफर हो जाएगा? तो इसको यहां से जानबूझ के इंटेंशनली रिमूव करने के बाद आप यूनिट्स को इंक्रीज रखते थे और इसकी जो कॉस्ट थी वो आप कस्टमर को जो है वो ट्रांसफर कर दिया करते थे। फिर आपने पांचवी बात ये सीखी कि आपके पास अगर कोई आइटम स्क्रैप हो रहा है, कोई लॉस अगर आपके पास ऐसा है जो स्क्रैप हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट करता है? वेरी गुड सर, इट इज रिड्यूस फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट। सिंपल हल अगर मैं आपको ये बताऊं कि गन्ने का जूस बनाने वाला गन्ने का जूस बना के जो पैसे कमा रहा होता है और गन्ना बाय करने में जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही होती है, वही स्क्रैप शुगर केन सेल करके जो पैसा आ रहा होता है उससे वो अपनी कॉस्ट को कम कर रहा होता है। कसाई की दुकान वाला जब मार्केट से कोई बकरा गाय बाय करके लेकर आता है तो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में से वो जो खाल बेच के और कचरा बेच के जो पैसे वो रिकवर करता है वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर रहा होता है। सर सिमिलरली मैंने बात की थी, अगर वो स्क्रैप ऐसा है जिसको ठिकाने लगाने के पैसे आपने देने हैं तो उसको हम क्या बोला करते थे? तो डिस्पोजल हमारे साथ क्या करेगा? इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, लॉजिक बिल्कुल सेम है, क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है तो स्क्रैप का बेनिफिट भी कस्टमर को मिलेगा। क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है तो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट की वजह अगर किसी वजह से इंक्रीज हो रही है तो वो भी कस्टमर ही बेयर करेगा।
सर फिर आखिरी चीज जो आपने सीखी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सबसे मजेदार आइटम है सर, के मटेरियल किसी भी स्टेज पर ऐड हो सकता है। अगर सवाल इज साइलेंट अबाउट इट, इसका मतलब क्या है? वेरी गुड यार, मटेरियल इज एडेड एट द बिगनिंग। अच्छा, फिर आपने ये बात भी सीखी, रॉ मटेरियल किसी भी प्रोसेस में, मशीनें बहुत सारी हैं आपकी फैक्ट्री में, 4 किस्म की मशीनें काम कर रही हैं, और पेपर में एग्जामिनर ने आपको सवाल दिया हुआ है अबाउट थर्ड मशीन। तो थर्ड मशीन जो होगी उसके अंदर एक मटेरियल वो रिसीव हो रहा होगा जो मटेरियल 2 का आउटपुट है। तो यहां का फिनिश गुड यहां का इनपुट बन जाएगा। जो रॉ मटेरियल प्रीवियस प्रोसेस से आ रहा है वो कब ऐड होता है? ऑलवेज एट द बिगिनिंग। और न्यू रॉ मटेरियल कब ऐड होता है? कभी भी हो सकता है। तो अगर सवाल में लिखा हुआ है, ध्यान से बात सुनना, मैं 2 दफा आराम आराम से बोलूंगा, मटेरियल इज एडेड इन P3 एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, अगर ये लिखा हुआ है ना, तो एग्जामिनर इस मटेरियल की बात नहीं कर रहा, एग्जामिनर नए मटेरियल की बात कर रहा है। सर इसकी बात क्यों नहीं कर रहा? इसके लिए बात करने की जरूरत ही नहीं है। वजह, अगर सवाल में लिखा हुआ है मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 50%, तब भी एग्जामिनर इसी मटेरियल की बात कर रहा है जो नया ऐड हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस प्रोसेस का मटेरियल इज बाय डिफॉल्ट ऑलवेज एडेड एट द। तो अपने पास ये बात नोट कर लेना आपने कि भैया मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस इज बाय डिफॉल्ट ऑलवेज एडेड इन द बिगिनिंग, और न्यू रॉ मटेरियल कैन बी एडेड एट एनी स्टेज मेंशन्ड। ये अब तक हमने सारे सवाल किए हैं। एक पॉइंट इसमें मिस है, याद करें कौन सा पॉइंट है जो मिस है। आपको मैं क्यों देता हूं, ये वो पॉइंट है जो आपको ACCA के बच्चे की कॉस्टिंग से मुमताज करता है। इट डिफरेंशिएट यू फ्रॉम दो स्टूडेंट्स। सबको याद है लॉस डिटेक्शन पॉइंट। मेरी मशीन के अंदर काम हो रहा है, यहां से रॉ मटेरियल ऐड हो रहा है, यहां से फिनिश गुड बाहर निकल रहा है, सुबह शाम कंटिन्यूसली काम हो रहा है, जब भी हम प्रोसेस का नाम यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि सुबह शाम यहां से रॉ मटेरियल ऐड हो रहा है, सुबह शाम ओवरहेड और लेबर काम कर रहा है, सुबह शाम यहां से माल बाहर आ रहा है। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमारे पास सर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट का जो आइटम है वो भी नहीं पता, चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है चेंज। हमें आउटपुट भी नहीं पता, वो भी कंटिन्यूसली हो रही है चेंज। तो अगर हम हर घंटे हर मिनट के ऊपर पर यूनिट कॉस्ट निकालने बैठ जाएं, तो हर घंटे हर मिनट के ऊपर कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग आ रही होगी। क्यों? किसी घंटे में जब आपने कॉस्ट निकाली तो उसी वक्त आपने माल ऐड किया था। अब माल ऐड होते ही भाग के तो यहाँ नहीं पहुंचेगा, वो अपना ड्यू प्रोसेस फॉलो करेगा। वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि अभी कॉस्ट तो आपने खर्च कर दी, आउटपुट नहीं हुआ खर्च, तो होगा ये कि कॉस्ट का आइटम तो आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन आउटपुट आपकी वही है। तो हम ये पूरा का पूरा काम अंदाजे की बेस पे किया करते थे। याद होगा आपको, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनकर्ड, एस्टिमेटेड आउटपुट। एस्टिमेटेड इसलिए कि महीने के शुरू में आपको नहीं पता एबनॉर्मल लॉस कितना है, एबनॉर्मल गेन कितना है। एक बच्चे ने एक दफा पास पेपर सॉल्व करते हुए पूछा भी, सर क्या महीने के एंड पे कॉस्ट नहीं निकाल सकते क्या? महीने, इसका जवाब है कि खाता तो महीने के एंड पे क्लोज होता है, लेकिन कॉस्टिंग महीने के शुरू में होती है। तो इस बच्चे ने काउंटर क्वेश्चन किया, तो रहा है तो महीने के एंड पे ही कॉस्ट पर यूनिट बाहर निकाल दें। अगर मैं महीने के एंड पे कॉस्ट पर यूनिट बाहर निकालता हूं तो मैं, मुझे मालूम है लॉस कितना हुआ है, तो एबनॉर्मल लॉस के अंदर आ जाएगी। तो कंपनी एक एस्टीमेट लगाती है और प्राइसिंग उस एस्टीमेट की बेस पे करती है। अच्छा, आप नोट करेंगे ये एस्टीमेट वाली थीम पूरे कॉस्टिंग में आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में मिलेगी। लास्ट क्लास में बुध वाले दिन जब हमने ओवर अंडर एब्जॉर्ब वाले मंजन खोला था और मैंने कॉस्ट कार्ड बनाया था, आपको याद है वहां भी जो ओवर अंडर एब्जॉर्ब आ रहा था वो किस वजह से आ रहा था? एस्टीमेट की वजह से। अभी ये टॉपिक बंद करके जब अगले टॉपिक वेरिएंस में जाएंगे ना, वहां भी आपको यही मैं बोलता हुआ पाया जाऊंगा, भाई ये आपका एस्टीमेट है, वेरिएंस आपने निकालना है। वेरिएंस का मतलब यही है, you are comparing it your actual results with some benchmark, with some standard, with some budget। नाम चेंज कर रहा है। वेरिएंस इसलिए आ रहा है कि आपने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और। द आयरनी ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ रियल लाइफ, आप सोचते कुछ और है और हो कुछ और रहा होता है। आज से 6 महीने साल पहले की आपकी प्लानिंग कुछ और होगी। तो दिस इज हाउ इट गोस। आप वेरिएंस इसलिए निकालते हो ताकि आप उस पर काम कर सको। सर एक पॉइंट इसके अंदर जो है वो रह गया है मेरे बच्चे, वो एक पॉइंट क्या है? वो एक पॉइंट आपके पास है, पॉइंट नंबर 10। सर इस पूरी मशीन में जो काम हो रहा है ना, यहां पे लॉस कब चेक किया जा रहा है, कब हमें मालूम पड़ रहा है कि यूनिट हमने जो बनाया था वो सही था या नहीं? अब तक हमने जितने सवाल किए
वहां पे हमारा लॉस डिटेक्शन पॉइंट प्रोसेस के एंड पे जाके रो रहा था। अगर एग्जामिनर साइलेंट है इस बारे में तो इसका मतलब क्या है कि हमारा लॉस डिटेक्शन पॉइंट जहां पर हमें लॉस का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है इज एट द एंड। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली गेम। लॉस डिटेक्शन पॉइंट 50% पर भी हो सकता है, लॉस डिटेक्शन 10 पर भी हो सकता है, और लॉस डिटेक्शन शुरू में भी हो सकता है। ये लॉस डिटेक्शन पॉइंट वही है जो यूनिवर्सिटीज वाले अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। इकरा यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग और हम सब लोग मजाक में बोलते हैं कि होलसेल मार्केट है बीबीए वाले बच्चों की, जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, इकरा यूनिवर्सिटी जो है वो चला जाए। मीम बन रहे होते हैं कि इकरा यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया ऐसा है कि जेब में पैसे और नब्ज होना चाहिए, बस आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप उनके बच्चों से पूछेंगे ना तो दे विल गिव यू अ रियलिटी। इकरा यूनिवर्सिटी में पहला क्वार्टर जो होता है या पहला जो सेमेस्टर होता है वो तो क्लियर हो जाता है, लेकिन दूसरे तीसरे सेमेस्टर में जब एग्जाम स्टैंडर्ड बढ़ना स्टार्ट होता है, रिजल्ट की वजह से बच्चा छांटी होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो होलसेल मार्केट आपको नजर आ रही होती है ना, फर्स्ट ईयर की होती है, फर्स्ट सेमेस्टर की होती है, 8वें सेमेस्टर तक पहुंचते पहुंचते बच्चा कम हो जाता है। अच्छा, बताने की जरूरत नहीं है, सीए में भी ऐसी होता है। पीआरसी के अंदर क्या आवाम लगी होती है, फिर वो कैफ में आती है, फिर ग्रुप बी में आती है, फिर सीफेप के अंदर भी लोग फंस जाते हैं। लेकिन आईकैप ने भी एक लॉस डिटेक्शन पॉइंट का मेथड निकाला हुआ है जिसको हमारी जबान में पीआरसी बोला जाता है। पीआरसी लॉस आइडेंटिफाई कब कर रहा है? अच्छा मुझे बताएं, आईकैप के व्यू पॉइंट से, इंस्टीट्यूट के व्यू पॉइंट से, या ज्यादा अच्छी बात तो यह कि आपके घर वालों के व्यू पॉइंट से, लॉस डिटेक्शन पीआरसी की स्टेज पे होना अच्छी बात है कि सीफेप की स्टेज पे होना अच्छी बात है? मैं वर्ड चेंज करता हूं, थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन अच्छा है, संडे का दिन है, हजम कर लेंगे। आपसे सीए नहीं हो रहा, कुछ और कर लेते हैं, ये पीआरसी में पता चल जाए ज्यादा बेहतर है या सीफेप में पता चल जाए ज्यादा बेहतर है? क्यों पीआरसी में, क्यों भाई? सर वो टाइम पैसा बच जाएगा, वही पैसा कहीं और खर्च कर देंगे, बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे। लॉस डिटेक्शन पॉइंट जितना जल्दी हो जाएगा उतनी आपकी कॉस्ट कम खर्च होगी। मटेरियल तो जाया होगा, लेबर और ओवरहेड उसके ऊपर खर्च नहीं होगा। तो आप लोग एक पॉइंट लिखा करते थे, वो पॉइंट मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं। एबनॉर्मल लॉस इज वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन ये जुमला सिर्फ तब सही होगा जब if losses are identified at end, और अगर ऐसा नहीं है तो then value of abnormal loss is less than full production cost। less than क्यों सर? अच्छी बात है, बुरी बात है? ये बहुत अच्छी बात है। जितना जल्दी लॉस आपका आइडेंटिफाई हो जाए उतना आपके पैसे बच जाए। क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से अपने रजिस्टर में जाएं और हेडिंग लगाएं रीकैप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। और ये जो गंदी राइटिंग में मैंने लिखा हुआ है इसको अपने पास फेयर कर लें। स्टार्ट करें, ओ दोबारा नहीं, रिज्यूम करें दोबारा से, रिकॉर्डिंग रिज्यूम करें। ये रीकैप ही है, रिज्यूम कर दी, अब बंद कर दें, मतलब पॉज कर दें। ये एक बच्चे का सवाल आया है, वैलिड सवाल है। सर आपने न्यू रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो लिखी है 1,40,000 रुपए, 40 है हाँ, लेकिन आपने उसकी क्वांटिटी नहीं लिखी। आज आप ये भी जो है वो देख लें प्लीज। पेपर में दोनों तरह का मटेरियल आता है। जरूरी नहीं है कि जब नया रॉ मटेरियल ऐड हो रहा हो तो वो क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर रहा हो। एक कॉलेज ड्रूरी का पुराना सवाल है जिसमें एक कंपनी परफ्यूम के मिक्सचर को एक नए हैवी वर्जन के परफ्यूम मिक्सचर में कन्वर्ट कर रही है। हल्के लेवल का स्टैंडर्ड परफ्यूम उनके पास है, उसमें कुछ पैसे ऐड करके, उसमें कुछ माल ऐड करके उसको नया वर्जन कन्वर्ट कर रहे हैं। उस सवाल में एग्जामिनर ने ये दिखाया है कि वो जो नया मिक्सचर ऐड हो रहा है ना, दैट इज 1% ऑफ द टोटल क्वांटिटी। तो वो पूरी क्वांटिटी पे इंपैक्ट नहीं डाल रहा, लेकिन उससे कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। तो हम ये जो 6,000 किलो माल हमें प्रोसेस ए से रिसीव हुआ है, इसके अंदर हमारी कंपनी ने केमिकल ऐड किया है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल, जिसकी केमिकल की कॉस्ट थी 140। लेकिन जो आइटम हम बेच रहे हैं, जो माल हम बेच रहे हैं, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे ही बिरयानी की अगर देख बना रहे हो और आलूओं के अंदर या चावल के अंदर आलू या गोश्त ऐड कर दिया है तो वो क्वांटिटी को ऐड कर देता है, ऐसे ही है। लेकिन कुछ आपको पता है आजकल बिरयानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं गंदे गंदे किस्म के। अब अगर किसी ने उस बिरयानी के ऊपर पाइनएप्पल रख दिया, अल्लाह माफ करे, तो ये पिक्चर आती है फेसबुक पे, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर की क्या क्या चीजें बना देते हैं, बिरयानी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उससे बिरयानी की क्वांटिटी तो नहीं बढ़ रही, कॉस्ट बढ़ रही है। या चलो
सर पाइनएप्पल तो अच्छा वर्ड नहीं है। अगर आपने बिरयानी के ऊपर वो जो एक मसाले वगैरह टाइप आइटम होते हैं, या वो इलायची होती है, अगर आपने इस तरह की चीजें ऐड जो है वो कर दी हैं, अब वो कॉस्ट तो में आ रही है, लेकिन उससे बिरयानी की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही। तो सर ये वही वाला आइटम आपके पास है जिससे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही लेकिन कॉस्ट आ रही है। हलीम खाई होगी आपने बहुत दफा हलीम वाले के पास, और उस पे लोग मन मन के जो है वो लीमू डाल रहे होते हैं, हरा धनिया फेंक रहे होते हैं। उससे हलीम की क्वांटिटी पे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हलीम वाले के लिए कोई बहुत बड़ी कॉस्ट है। ठीक है ना? तो नोट कर लें 6000 किलो ही हमारे पास इनपुट है, दैट्स इट। अब जो भी लॉस आपने निकालना है वो 6000। आउटपुट के ऊपर आ जाए जरा प्लीज, जहां आउटपुट के अंदर फंसे वहां डायग्राम बिल्डअप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मेरे भाई मुझे बताएं, क्लोजिंग में कितना माल रखा हुआ है? अच्छा, एक्चुअल आउटपुट कितनी है? कितनी? 4000। सर एक बात तो तय है, मुझे क्लैरिटी हासिल है, वेयर हाउस में माल जाएगा 4000, मशीन के अंदर माल रखा हुआ है 400। मैंने इनपुट कितना किया था टोटल? अगर मैं सिर्फ मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो मुझे बताएं मेरे लॉसेस जो है वो कितने के बन रहे हैं? 1600 रुपए के। कोई फटा तो नहीं है इसके अंदर, ये क्वांटिटी स्केड्यूल देखें बिल्ड हो गया है। अब आप बोलेंगे सर वो तो हम नॉर्मल लॉस में किया करते थे। बेटा वो तो बात की बात है ना, वो आप आराम से भी कर सकते हैं। अगर कभी पेपर में सवाल ऐसा आए और आपको स्टार्ट करने में मुश्किल हो रही हो, क्योंकि आधे से ज्यादा मसला जो होता है ना पेपर में या टेस्ट में, क्लास टेस्ट के अंदर बच्चों का ये होता है यार सवाल स्टार्ट कैसे करना है। तो अपनी रिलेक्टेंस रिमूव करने के लिए पहला काम ये कर ले, लॉसेस बता दे कितने के? 1600 के। ये लॉसेस अब दो हिस्सों में डिवाइड होंगे, कौन कौन से? एक एक्सपेक्टेड लॉस और एक अनएक्सपेक्टेड लॉस। सर लॉस के बारे में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है लॉसेस आर आइडेंटिफाइड एट दी। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, अगर ये मेरी मशीन है मेरे भाई और मैंने यहां से 6000 आउट किया है, तो क्लोजिंग के अंदर कितना रखा हुआ है? 400। इसका मतलब ये क्लोजिंग का 400 जो तकरीबन तकरीबन 50% है, ये अभी एंड तक नहीं गुजरा। एंड तक जो है वो कितना गया है? 600 में से 400 मशीन के अंदर है, एंड तक कितना गया है? 5000। अच्छा, ये जो 5600 एंड तक गया है, इस 5600 के अंदर 4000 तो हमारे पास क्या है, और इस 5600 में 1600 हमारे पास क्या है? ये मैंने कोई नई बात नहीं की, ये बात ऑलरेडी आपके पास है। अक्सर आपको बोल क्या रहा है, आपको कह रहा है लॉसेस, नॉर्मल लॉस इज सम परसेंट ऑफ इनपुट। अब ये बात याद रखिएगा आज के बाद से इस सवाल से, ऑल तो ये रीकैप क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने दो नई चीजें ऐड की हैं। पहली चीज, रॉ मटेरियल ऐड होने के बाद हर दफा क्वांटिटी नहीं बढ़ाता, पैसे भी इंक्रीज करना होता है। दूसरी नई चीज आपके पास ये है, हमारे एग्जामिनर की जबान ये है कि नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट यूनिट। अब एग्जामिनर बोलता तो है इनपुट यूनिट, लेकिन ये वर्ड गलत है। what he actually means by this is 10% of इंस्पेक्टेड यूनिट्स। वो हमेशा बोलता है इनपुट यूनिट्स, हालांकि इनपुट का मतलब कुछ और है। इनपुट का क्या मतलब है? इनपुट का मतलब है जो मशीन में आपने माल यहां से ऐड किया है। एग्जामिनर बोलता तो ये है इनपुट यूनिट्स, लेकिन अब उसने उसका मतलब ये होता है इंस्पेक्टेड यूनिट्स। अच्छा, जब आप पास पेपर खोलेंगे ना तो नए सवाल को आपको फौरन से समझ में आ जाएंगे। अगर मैं आपको ये बात ना बताता, पुराने सवाल में आप हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि रिसेंट पास पेपर में एग्जामिनर ने अपनी इस गलती को सही करना स्टार्ट कर दिया। अब वो अक्सर औकात बोल देता है 10% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट। यार आपस की बात है,
लॉस यूनिट है कि नहीं वो इंस्पेक्शन के बगैर पता नहीं चलेगा। कोई यूनिट मशीन में अपने नाम पे मुंह पे लिखवा के नहीं आता कि मैं सही नहीं बना। क्वालिटी एश्योरेंस होती है, क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उस टेस्टिंग में पता चलता है ये सही बना है, ये थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड है, क्वालिटी साइड पर रख दो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस या ऑल टुगेदर लॉस का बारे में पता तब चलता है जब हम इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये बात याद रखना प्लीज, एग्जामिनर के पास लिखा हुआ वर्ड यही होगा, लेकिन वो बेसिकली बोलने क्या चाह रहा है, इंस्पेक्टेड यूनिट्स। तो मैं दोबारा बोलता हूं, नॉर्मल लॉस है कितना, 10% ऑफ। अब बहुत काम की बात, ये बात अब से 20 सवालों में आपको नहीं पता थी, आज से ये न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है ना, हाउ टू डील विद दिस। मुझे एक बात बताएं, इस सवाल में मैंने जानबूझ के स्क्रैप नहीं दिया ताकि आप मेन चीज पे फोकस कर ले। मैंने कितना माल इनपुट किया, कितना माल मशीन में अभी आधे % के ऊपर है, पूरा नहीं हुआ, 400। लॉसेस पता कब चल रहे हैं? तो मेरा एक सवाल है कि जो माल मशीन के अंदर यहां रखा हुआ है 400 का, 50% के ऊपर, क्या अभी इसकी इंस्पेक्शन हो गई है? इसकी इंस्पेक्शन कब होगी? लेकिन ये तो एंड हुआ नहीं, महीना एंड हो गया, इस महीने तो नहीं होगी इंस्पेक्शन। अब कब होगी इंस्पेक्शन? अगले महीने जब ये ओपनिंग बनेगा, 1 जून को जब दोबारा मशीन ऑन करेंगे तो मशीन में नया माल ऐड करेंगे, पहले से मशीन के अंदर 400 होगा, ये 400 बाकी परसेंटेज पूरा करते हुए जब बाहर निकलेगा तब जाके इंस्पेक्ट होगा। तो बेसिकली इस मशीन के अंदर टोटल कितने यूनिट्स की इंस्पेक्शन हुई है? 5600 यूनिट की इंस्पेक्शन आपके पास हुई है। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज आपके पास क्या है? 10% ऑफ इनपुट, लेकिन एग्जामिनर बोलना क्या चाह रहा है? 10% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। तो मेरा बच्चा 5600 का 10% क्या बनता है? 500। इसका मतलब ये हुआ कि 5600 किलो जो हमारे पास माल आया मशीन के एंड पर, जब हमने उसको इंस्पेक्ट किया तो इंस्पेक्ट करते हुए हमें आइडिया हुआ कि 10% इसमें नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। 10% अगर नॉर्मल लॉस होना चाहिए था और एंड में 1600 लॉस हो गया, इसका मतलब क्या है? सर लॉस आपकी एस्टिमेट के मुकाबले ज्यादा हो गया है। तो अगर ज्यादा हो गया है और 560 नॉर्मल लॉस है तो बाकी क्या बच जाएगा? तो अब मैं क्या करूंगा, इस लॉस को यहां पे ब्रेक कर दूंगा और इस लॉस को यहां पे लिख दूंगा नॉर्मल लॉस 560, एबनॉर्मल लॉस 1040। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? तो जिन लोगों को ये बात नहीं पता थी, आज के बाद ये बात मालूम करना स्टार्ट कर दें, अपने पास सवाल में जाके स्लैश डाल के नोट कर दें कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। सवाल में डाल के नोट कर दें इंस्पेक्टेड यूनिट्स। सवाल के टॉप पे जाके हेडिंग लगाएं, आप लोगों की हेडिंग है, ये रिकॉर्डिंग वाले की नहीं है। टॉप पे जाके हेडिंग लगाएं, रीकैप क्वेश्चन प्लस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। रीकैप क्वेश्चन प्लस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। तो अब के बाद से जितने सवाल आएंगे उसमें इंस्पेक्टेड यूनिट की एक नई वर्किंग और ऐड हो जाएगी। इनपुट लिखा होगा, आंखें बंद कर लेंगे। इनपुट के लफ्ज का मतलब क्या है? घर में किसी को प्यार से नाम से बुला रहे होते हैं, घर वाले प्यार भरे नाम रखते हैं ना, तो आप घर वाले प्यार करते हैं आपसे? भाई मुझसे तो नहीं कर सकते क्योंकि मेरा नाम इतना छोटा है अली, तो वो अली बुला रहे हैं। जिनके लंबे नाम होते हैं, इस तरह हमारी खाला हैं, मैं बोलने वाला था होती है नहीं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, खाला है हमारी, उनका नाम हमें बड़े होके पता चला। हम जिंदगी भर उनको नादिया खाला बोलते थे, तो बड़े होके पता चला कि उनका असल नाम जो है, बुक नेम, फॉर्मल नेम, दैट वाज मुस्तफशर। दैट वाज टू लॉन्ग, टू कॉम्प्लेक्स। मुझे तो अच्छा लगा मुस्तफशर, मुझे सुनने में तो अच्छा नाम है, नया नाम है, लेकिन उस दौर में वो नया नाम नहीं है, घर वालों को बुलाने में मुश्किल होती थी, नादिया बोलती। सिमिलरली हमारी एक और खाला थी, बचपन में हम उनको घर वाले शहजादी बोलते थे। अब वो शहजादी नाम किसने रखा? नाना ने रखा था। अच्छा, खाला भी बड़ी खाला है, मेरी अम्मा से भी 2 दर्जे जो है वो है बड़ी, और शहजादी शहजादी बोलते थे। बड़े होकर किसी ने पूछा शहजादी का नाम क्या है? याद आया जब सब कजन बड़े हुए तो फिर मालूम किया तो पहले शहजादी का नाम फरजाना खाला है। तो घर वाले ऐसे प्यार से बुलाते होंगे ना आपको। अब अगर मैं इसको किसी प्यार के नाम से बुलाऊं, मैं तो नहीं बुलाऊंगा, कोई बुलाएगा, क्या नाम है तुम्हारा? मुस्तफा। अच्छा नाम है।
अब मुस्तफा कोई प्यार से बोले जानू, तो वो बोल तो रहा है जानू, बट व्हाट ही नहीं, व्हाट शी मीन्स बाय इंस्पेक्टेड यूनिट मुस्तफा, मतलब तो इनपुट यूनिट बेसिक बोलेगा, गलत लिखा हुआ इनपुट यूनिट्स। आपने क्या पढ़ना है? इंस्पेक्टेड यूनिट। सर घबराए बगैर पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने लिखा सवाल में इनपुट यूनिट है, वर्किंग पीछे इंस्पेक्टेड की है। एग्जामिनर कमेंट में लिखा है इनपुट का मतलब है इंस्पेक्टेड, ये मेरे लफ्ज नहीं है एग्जामिनर के, ये उसका स्टाइल है, बस ऐसे कर सकते हैं। अच्छा जी सर, अब आपने काम करना है, आप लोगों ने ये सवाल सॉल्व किया होगा, आधे लोग तो बैठे हुए थे, लेकिन सही है, बहुत ब्रेक के बाद क्लास हुई है। सबसे पहला काम ये करें, दोस्त कैमरा मोड़ देना। सबसे पहले ये क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएं, और क्वांटिटी स्केड्यूल बनाने के बाद ये वर्किंग नोट करें, और इस वर्किंग का नाम लिखें प्लीज। इस वर्किंग का नाम है नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट। सही, आपने वर्किंग तो नहीं की है, डायग्राम बनाई है बेटा, जरा ये डायग्राम बनाए। इस डायग्राम को, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको वर्किंग की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना जो है वो सिखाता हूं, सिर्फ 2 मिनट दे दें मुझे। यूनिट्स वो बोलेगा इनपुट, आपने करना इंस्पेक्टेड है, बाप बन के उड़ रहा है, 280 सेल हो रहा है। अब नॉर्मल लॉस में भी ऐसा ही है, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम आया था तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए यार कि ये सीन क्या है। ये कंफ्यूजन जायज है, और एग्जामिनर ने जो फर्स्ट टाइम किया ये हरकत जायज है। अब जाहिर सी बात है दोबारा आएगा तो बच्चे ने अपील किया, उसको वो आता होगा, तो एग्जामिनर ने फोकस किस पे किया? लॉस में। इस सवाल में हमारा फोकस कहां पर आ रहा है? इंस्पेक्टेड पर। तो हर सवाल में फोकस अलग अलग चीज के ऊपर होता है, लेकिन सवाल वही बनता है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, इतना बड़ा झूठ है, इतनी बड़ी बकवास है। अबे आउट ऑफ सिलेबस क्या? इस्लामिक का सवाल थोड़ी पूछ रहा आपसे, वो आपके आउट ऑफ प्रैक्टिस आया है। अच्छा ये भी एक मसला है, फट्टा होता है हर दफा बच्चों का आपस में। पेपर हो गया, आसान आया था मुश्किल। कुछ कौम ऐसी है जो कहती है पेपर आसान था। यार वो आसान आपको लग रहा था क्योंकि आपकी तैयारी थी, वही पेपर बाकियों को मुश्किल लग रहा था। इस दफा कॉस्टिंग का हम सब बोल रहे हैं बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। आप राय के आपके स्टेट तो चेक करें, अच्छा रिजल्ट होता क्या है? आधा बच्चा फेल हो गया अच्छे रिजल्ट में। अगर ये अच्छा है तो बुरा क्या होता होगा, सोचो जरा। तो बात ये है, अब बच्चा अगर ये बोले ना आज सर दुआ करें हमारी सितंबर की अटेम्प्ट आसान है, अभी ये भी आएगी इसमें कहानी। सितंबर की बन रही है ना अटेम्प्ट, मार्च की बन रही है। अभी ये आपको कहानी सुनने को मिली होगी या मिल चुकी होगी। सितंबर के अटेम्प्ट ना आई कैप मुश्किल बनाता है, सुन लिया, देखा सितंबर के अटेम्प्ट। अच्छा मजे की बात है, कॉस्टिंग के पास पेपर्स में 3 पास पेपर ऐसे हैं जो सितंबर अटेम्प्ट के हैं, जो अजीब से हैं, लेकिन वो अजीब उसमें 3-3 मार्क्स का वर्किंग मुश्किल की एग्जाम में। बच्चा बोलता सर देखें इसमें इस बात का सबूत है। अबे तो भाई तू किसी दिन उठ के सुबह अपना मुंह अगर धो ले और बाहर निकल के बारिश हो जाए तो तू ये थोड़ी बोलेगा ये मेरा मुंह धोना इस बात का सबूत है कि जिस दिन मुंह धोऊंगा उस दिन मेरी बारिश हो जाएगी। कैजुअल इन्फेरेंस भी एग्जिस्ट करती है, क्यूटी क्लियर करने के बाद आए हो, मैथ्स आती है तुम लोगों को। ये सैंपलिंग एरर है, 3 अटेम्प्ट में हो गया, इसका मतलब है हर दफा ऐसा नहीं होता होगा। सितंबर में पासिंग रेशियो कम होता है, पिछले 5 साल चेक कर लो। अभी तो पिछले 5 साल से सितंबर के अटेम्प्ट में रमजान पड़ रहा है, ईद पड़ रही है। ये सितंबर अटेम्प्ट के अंदर कोई मसला नहीं, आई के वैसा ही पेपर बनाते हैं। मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ भाई, जो वहां बैठे पेपर बना रहे हैं वो पहले टीच ही किया करते थे। उनसे हमने पूछा कि भाई तुमने भी तो सुना था जब तुम हमारे साथ टीच कर रहे थे, अब तुम 8 साल से एग्जाम बना रहे हो। कह रहे ऐसा कुछ नहीं होता यार, सितंबर में क्यों मुश्किल पेपर बनाएंगे, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मुश्किल पेपर। एक कहानी और भी है, सुन ली होगी ये भी आपने। आई कैप ना बच्चों को ना फॉर्म में जगह नहीं है, तो जानबूझ के फेल करता है। सुना है, सुन लिया, सुनना है अभी, सुन लिया। एक और झूठ, 1700 ऑलमोस्ट 1700 बच्चा क्लियर हुआ इस दफा। टेंशन लोगों को ये है कि फॉर्म में होगा नहीं होगा। आई कैप ने नया रूल भी पास कर दिया कि 6 महीने के अंदर फॉर्म में घुसना ही घुसना, मतलब इंडक्शन आपने जो है वो लेनी, वरना लोग होल्ड करके बैठ जाया करते थे बिग 4 के चक्कर में। मकसद ये है कि बाकी फॉर्म्स भी उसके अंदर आए। सही है, मेक सेंस। अब वो उनका एक रूल है, उसका क्या इंप्लीकेशन होगा बाद में पता चलेगा। लेकिन यार अगर आई कैप रोकता है तो ये 1700 बच्चा कैसे क्लियर हो गया? इसका मतलब आई कैप नहीं रोकता है, हम लोग खुद जो है वो रुक रहे होते हैं। भाई ये मुश्किल पेपर है तो जरा प्लीज ध्यान करें, वो सारे कॉन्सेप्ट उठाएगा, हर पेपर के अंदर यही है, और कोई 12-10 चीजें जो है वो चेक कर लेगा। अच्छा मेरे बच्चे बेटा रिकॉर्डिंग रिज्यूम करें प्लीज। ये डायग्राम जो आपने बनाई है, अगर आपको पेपर में कहीं भी कभी किसी टॉपिक में भी ऐसा हो डायग्राम बना के आसरा किए बगैर शुरू कर दिया करो। मैं आपको बोल चुका हूं कॉस्टिंग के अंदर फॉर्मेट एग्जिस्ट नहीं करता, जो चीज आपका आंसर बाहर निकाल दे। ये पूरी कहानी हम एक वर्किंग की फॉर्म में करेंगे,
और ये वर्किंग, अब मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि वक्त के साथ चेंज होती जाएगी, मैं एक के अंदर ही सारा काम कर रहा हूं। ये वर्किंग का नाम क्या है? नंबर ऑफ। मुझे ये चेक करना है कि इंस्पेक्टेड यूनिट कितने हैं। क्यों? इंस्पेक्टेड यूनिट निकाले बगैर नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस की सेग्रीगेशन नहीं हो सकती। आगे सुनो मेरा बच्चा, नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस की सेग्रीगेशन किए बगैर तुम क्वांटिटी स्केड्यूल भी नहीं बना सकते। तो आज के बाद जितने सवाल आएंगे वहां पर पहले नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट की होगी वर्किंग, वर्किंग नंबर 1, और वर्किंग नंबर 2 आपके पास किस चीज की होगी? क्वांटिटी स्केड्यूल। क्या ये बात समझ आ रही है? तो मैं आपकी वर्किंग के अंदर एक वर्किंग ऐड कर रहा हूं, सारा सवाल आपका लाइन से मूव करेगा। सर मुझे बताएं, सवाल में ओपनिंग था? इस सवाल में ओपनिंग था कहीं पर? नहीं था, सही हो गया। अच्छा, इस सवाल में इनपुट कितने किस्म के? कौन कौन से? एक तो है मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, सुनते जाना। मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस कब ऐड होता है? ऑलवेज एट द बिगिनिंग। अच्छा, अगर ऑलवेज एट द बिगिनिंग है तो याद रखिएगा कि आपकी जो इंस्पेक्शन है वो कब हो रही है? एट द एंड, विच इज 100%। और ये मटेरियल कब ऐड हो रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब ये रॉ मटेरियल आपने इंस्पेक्शन से पहले ऐड किया। एग्री करते हैं? क्योंकि पहले ऐड किया, इसका मतलब ये 6000 यूनिट आपके यहां पर आ जाएंगे। एक और रॉ मटेरियल आपने ऐड किया हुआ है, नया रॉ मटेरियल, न्यू। ये कब ऐड होता है? अच्छा, इसमें क्वांटिटी है ही नहीं, लेकिन अगर क्वांटिटी होती, क्योंकि अभी होना स्टार्ट हो जाएगी ना अगले सवाल से, तो ये शुरू में ऐड हो रहा है और इंस्पेक्शन एंड पर हो रही है, तो यहां पर इसके नंबर ऑफ यूनिट्स ऐड हो जाएंगे। 6000 आपके पास ये होगा। अगला आइटम आपके पास है 6000 में से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग कितने यूनिट्स हैं आपके पास? 400 यूनिट्स हैं। और क्लोजिंग कितने परसेंट के ऊपर है? क्लोजिंग कितने परसेंट पर है? 50। अब मुझे बताओ, अगर मशीन की बात मैं करूं, इंस्पेक्शन आपकी 100% के ऊपर हो रही है, क्लोजिंग 50% के ऊपर है, इसका मतलब है क्लोजिंग क्या इंस्पेक्शन तक पहुंचा है? अगर क्लोजिंग इंस्पेक्शन तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये यूनिट अभी भी अनटेस्टेड। यही बात जो मैं बोर्ड पे बोल रहा हूं आपके पास डायग्राम की फॉर्म में बना हुआ है। तो क्योंकि क्लोजिंग अभी अनटेस्टेड है, तो क्लोजिंग के यूनिट मैंने यहां से माइनस कर दिया। अपने रिमाइंडर के लिए, क्योंकि मुझे ये वर्किंग आपको थोड़ी सी ट्रेन भी करना है, मैं आगे नोट कर देता हूं कि क्लोजिंग अनटेस्टेड है, क्लोजिंग अभी टेस्ट नहीं हुआ। क्लोजिंग कब होगा टेस्ट? कंप्लीट हो जाएगा, विच मीन्स नेक्स्ट मंथ, विच मीन्स व्हेन दिस क्लोजिंग विल बिकम। याद रखें, इस प्रोसेस में ओपनिंग भी है, और ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल मिरर इफेक्ट की तरह काम कर रहे होते हैं। ये अनटेस्टेड है तो रिमूव हो जाएगा, ये अनटेस्टेड होगा तो ऐड हो जाएगा। क्यों? अगर एक ओपनिंग अनटेस्टेड है, मिसाल के तौर पे ये यूनिट मैंने यहां से माइनस किए, ये मई का महीना है, अगला महीना कौन सा है? जून का। ये अगले महीने में ओपनिंग बन जाएगा। तो जब ये अगले महीने का मैं फॉर्मेट बनाऊंगा ये वाला, तो ये 400 यूनिट यहां पर ऐड होंगे, बिल्कुल ऐड होंगे। क्यों? क्योंकि यहां से माइनस हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो टेस्ट होना है। अगर यहां टेस्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ, इफ क्लोजिंग इज अनटेस्टेड वी विल रिमूव दैट, इफ ओपनिंग इज अनटेस्टेड देन वी विल एड इट। सेम मॉडल जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर क्लोजिंग टेस्ट हुआ हुआ होता तो मैं यहां से माइनस नहीं करता, और अगर ओपनिंग टेस्ट हुआ हुआ होता तो मैं यहां पर ऐड नहीं करता। तो ये दोनों मिरर इफेक्ट में काम करते हैं। हर सवाल के नीचे आपके पास ऑब्जर्वेशन आएगी। टोटल टेस्टेड यूनिट आपके पास जो है वो कितने आ रहे हैं? 5600। और इसका नॉर्मल लॉस जो है वो कितना बनता है? 10%। तो ये आपके पास बन जाएंगे नॉर्मल लॉस यूनिट। ये आपके पास वर्किंग है। अपने पास जो अभी आपने सवाल सॉल्व किया है, अभी जो आपने वर्किंग नोट की है डायग्राम वाली, उस डायग्राम के नीचे ये वर्किंग नोट करें, और ये वर्किंग नोट करके यहां पे नोट कर लीजिएगा अपने पास देसी जबान के अंदर, प्लीज देसी जबान के अंदर नोट कर लीजिएगा, इफ क्लोजिंग इज अनटेस्टेड देन वी विल रिड्यूस इट फ्रॉम दिस वर्किंग। इफ क्लोजिंग इज अनटेस्टेड देन वी विल रिड्यूस इट फ्रॉम दिस वर्किंग। बेटा तुम्हारा कॉस्टिंग तो क्लियर है, तुम क्यों बैठे हुए हो? हैं? नोट कर लें, CWIP के अनटेस्टेड यूनिट माइनस होते हैं, CWIP के अनटेस्टेड यूनिट माइनस होते हैं। ये कंप्लीट रीकैप क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है भाई। आपको कंफर्टेबल करने के लिए क्लास में नहीं बिठाया, आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए क्लास में बिठाया। लिखिए प्लीज,
CWIP के अनटेस्टेड यूनिट माइनस होते हैं। इसमें 400 यूनिट जो बेटा माइनस किए मैं उसके आगे लिखो अनटेस्टेड। और अगर अनटेस्टेड लिख लिए में टेस्ट होंगे, ये इस सवाल के लिए नहीं, अगले सवाल के लिए, ये अगले मंथ में टेस्ट होंगे 400 यूनिट जो है। जल्दी जल्दी, ये अगले मंथ में टेस्ट होंगे। चलें जी सर, ये सवाल मैं एंड कर रहा हूं। जिन्होंने सॉल्व किया वो चेक कर ले, लेकिन जो सवाल स्टार्ट नहीं कर रहे, सवाल वैसे ही स्टार्ट होता है जैसे आप किया करते थे। अब तक आपने 2 वर्किंग कर ली है, कौन कौन सी? टेस्टेड यूनिट्स की और क्वांटिटी स्केड्यूल की। अब हम पूरा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। इस 2 के अलावा कोई और वर्किंग हमारे पास नहीं है, होती है 3-4, लेकिन हम इस सबको एक ही वर्किंग के अंदर इंटीग्रेट जो है वो करते हैं। आए मैं सारी वर्किंग को एक ही में इंटीग्रेट करूं। वर्किंग नंबर 3 इज अबाउट ईपीयू। मेरे पास मटेरियल है 2 किस्म के, कौन कौन से? मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस एंड मटेरियल न्यू। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में, चंद बच्चों को याद होगा जिन्होंने मिस्टेक की थी। मिस्टेक करना बहुत काम की चीज है क्लास में। मैं इन दोनों को मर्ज भी कर सकता हूं। वजह मर्ज करने की, ये एक हैक है। मर्ज इसलिए कर सकता हूं कि बोथ ऑफ देम आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। कुछ बच्चों ने इसको मर्ज कर दिया था लास्ट क्लास में, कुछ ने अलग अलग किया था, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग रखने में सेफ्टी ज्यादा है, कुछ याद नहीं करना पड़ता। तीसरा आइटम क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट। ये मैं क्या बना रहा हूं? ईपीयू स्टेटमेंट। यहां पर क्या क्या चीजें आती हैं मेरे बच्चे? फिनिश गुड्स विच इज कॉल्ड आल्सो आउटपुट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और CWIP। अगर आप लोगों को याद हो, सिर्फ नोट करें और सिर्फ याद करें। मैं बातें दोबारा दोबारा बोल रहा हूं। इस वर्किंग के थ्रू, ये वर्किंग नंबर 3 है, आपका क्वांटिटी स्केड्यूल दोबारा बन रहा होगा। कितने यूनिट्स हैं? 4000। नॉर्मल लॉस कितना है? 560। और ये कितना है? 400। अच्छा अब देखिए, बड़ी ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, ये ईपीयू स्टेटमेंट नॉर्मल एबनॉर्मल के बगैर नहीं बन सकती। और नॉर्मल एबनॉर्मल के लिए मुझे क्वांटिटी स्केड्यूल या टेस्टेड यूनिट की वर्किंग होना बहुत जरूरी है। तो ये सीक्वेंस में काम कर रहा है, आपने भी सीक्वेंस में मूव करना, आपका पेपर में सब्सटेंशियल टाइम बचेगा। सर फिनिश गुड मेरे पास कितने हैं? फिनिश गुड का मतलब यही है कि इसके अंदर हर किस्म का मटेरियल, हर किस्म का लेबर, हर किस्म का ओवरहेड पूरा हो गया। क्लोजिंग में कितने यूनिट्स हैं? 400। क्लोजिंग कितना परसेंट है? 50% है, सॉरी। अच्छा क्लोजिंग के बारे में बोल रहा है, सवाल पर आए, कैमरा मोड़ भाई। मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। ये किस मटेरियल के बारे में बात कर रहा है? न्यू के बारे में। ओल्ड के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब ओल्ड और न्यू बोथ ऑफ देम आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। बिगिनिंग का मतलब यह है कि पूरा का पूरा मटेरियल आपने खर्च कर दिया, लेकिन लेबर और ओवरहेड कितना खर्च हुआ है? कितना बनता है? 200। नॉर्मल लॉस के यूनिट पर मटेरियल खर्च हुआ है? हुआ है। नया मटेरियल हुआ है, कन्वर्जन कॉस्ट हुई है, लेकिन हम कॉस्ट कस्टमर पे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया। अच्छा लॉस आइडेंटिफाई कब हो रहा है? एंड पर हो रहा है। और मटेरियल तो ऐड हो रहा है शुरू में, तो इट एबनॉर्मल लॉस के सारे यूनिट वेस्ट हो गए। और लॉस आइडेंटिफाई हो रहा है एंड पर, इसका मतलब है कन्वर्जन कॉस्ट भी पूरी की पूरी खर्च हो गई। याद रखिएगा, लॉस का जो लॉस डिटेक्शन पॉइंट है वो बेसिकली इसके काम आता है, क्योंकि मटेरियल तो आपने शुरू में ऐड कर दिया या उसकी इंफॉर्मेशन अलग से उसने जो है वो दी हुई है। तो मेरे पास ईपीयू के यूनिट्स हो कितने गए भाई? कितने जरा चेक करना प्लीज। 5440, 5240, और यहां पर 240, ऐसे ही। अच्छा ये वर्किंग नंबर 3 थी, इसी के अंदर इंटीग्रेट करेंगे कॉस्ट की वर्किंग। कॉस्ट इसके बाद है आपके पास कितनी कितनी है? 80,000, 140, 180। स्क्रैप है सवाल के अंदर? स्क्रैप नहीं है सवाल के अंदर, डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट यहां से आएगी, कॉस्ट पर यूनिट 80,000 डिवाइड बाय 540, कितना आ रहा है दोस्त?
14 14 नहीं होगा, 14.75। अरे भाई 80,000 डिवाइड बाय 5440, सॉरी यार, 14.7, एक 40 डिवाइड बाय 25.73, एक 80 डिवाइड बाय 5240, 34.35। तीनों को ऐड करो दोस्त, 74.79। मैं गया यहां पर लिखा 74.79 और मल्टीप्लाई कर दो 4000 से। नॉर्मल लॉस की वैल्यू तो है नहीं, 2 लाख यार, 160। नॉर्मल लॉस का स्क्रैप है नहीं तो वैल्यू है नहीं। CWIP की वैल्यू जरा बोर्ड पे देख लें, जिन बच्चों ने सवाल खास तौर पर सॉल्व नहीं किया। CWIP का यूनिट जो है वो कितने हैं? 400। 400 इंटू 14.7, 400 इंटू 25.72, 200 इंटू 34.35। हाँ भाई, कितनी कितनी कॉस्ट बन रही है? 15,294। 400 मल्टीप्लाई बाय 14.7, 5,882, 10,294, 6,870। सबको ऐड करो जरा प्लीज, 23,046। सेम गोज फॉर एबनॉर्मल लॉस। इस वर्किंग में आपकी सब चीजें बाहर आ जाएंगी। एबनॉर्मल लॉस भी सेम अंदाज से होगा। 1000 यूनिट से 1040 मल्टीप्लाई बाय 14.7, 1040 मल्टीप्लाई बाय 25.73, 1040 मल्टीप्लाई बाय 34.35। ये पीछे वाले लोग जिन्होंने सवाल सॉल्व नहीं किया वो प्लीज जरा इसको चेक कर लें। अगला सवाल आप लोग बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। हाँ, 14.7 इंटू 1040 कितना आ रहा है? 15,000। ये कौन बता रहा है सारे आंसर? तुम बता रहे हो, अब नहीं बताओ, बाकी लोग बताए ना। एक ही बंदा बेचारा आंसर क्यों बता रहा है? 1040 मल्टीप्लाई बाय 25.73। हाँ भाई, मुबशिर, मुस्तफा बताओ आंसर। 769, 59। खैर हो गई है वो 10-20 रुपए की। और 1040 मल्टीप्लाई बाय 34.25, सॉरी 35,024। इन तीनों को ऐड कर दें प्लीज, इन तीनों को ऐड कर दें। 4 लाख 77,000। ओ नाइस, सबको ऐड कर ले भाई, जो भी आ रहा है फर्क के साथ बता दो कितना आ रहा है। 3,99,290, 990। बिल्कुल सही, 100% दुरुस्त सॉल्व किया। सर अकाउंट साइड बैलेंस नहीं हो रही, बेटा वापसी इंटर में चले जाओ। अच्छा, ये एग्जामिनर को भी है मालूम, ये दिस नॉट अ कंसर्न फॉर एनीवन। क्या ये बात क्लियर होती है? अब मुझे एक बात बताएं, दिस होल शेनेनिगन्स वाज द रीकैप। कोई नई चीज सॉल्व नहीं की हुई आपने, सब चीजें पहले से आपने की हुई है। छोटा सवाल है, एक नई चीज आपके पास आ गई है, क्या? नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट। क्या ये बात यहां पर क्लियर होती है? अब मैं आपको एक अगला सवाल दे रहा हूं, इसको छापें। अगला सवाल थोड़ा सा लंबा सॉल्व करूंगा। अगला सवाल सेम कॉन्सेप्ट को हिट कर रहा है, इसमें इंस्पेक्टेड यूनिट्स की वर्किंग आपने करनी है। लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन है ना? लेकिन मेरा मशवरा है कि अगले सवाल को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगले सवाल के डेटा का जो आंसर होगा, आप लोगों का आंसर, उस आंसर की बेस पे मैं अगले चीज को बिल्ड करूंगा। हमारे पास अब अगली चीज क्या आनी है? हमारे पास, मेरा बेटा, अगली चीज आनी है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन मैं आपको बजाय इसके कि ओपनिंग सिखाऊं, मैं आपको ये सिखाऊं कि क्लोजिंग बनता किस तरह से। एक दफा आप क्लोजिंग बनता हुआ देख लें, उसके बाद ओपनिंग करें, आप कभी भी नई जिंदगी में भूलेंगे कि ओपनिंग जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। इजीएस्ट थिंग देयर इज, अगले क्वेश्चन पे गौर करना, ये ओपनिंग के कॉन्सेप्ट के तौर पे यूज किया जाएगा। लेकिन अगले सवाल की हेडिंग में मैं ओपनिंग का नाम इसलिए नहीं लिख रहा कि अगले सवाल के नेक्स्ट पार्ट में ओपनिंग आपके पास आएगा। तो अगला जो सवाल आपके पास होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। इसका नाम नोट कर लेना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट ए। ये मिटा दो सवाल,
सॉरी 294 6870 आई गेस। रिकॉर्डिंग बंद करो।